चलिए जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग का टॉपिक अपना चल रहा था। बैक बॉन्डिंग के अंदर BF3 अपन लोग बना चुके थे। ठीक है। बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल था और ये लोन पेयर थे। ठीक है। ये मैं क्योंकि बता चुका हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा से ज्यादा इलेबोरेट इसको नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। मेन बात पे आने वाला हूँ। बस एक बार बैक बॉन्डिंग क्योंकि करवाया था तो दोबारा से बताना ही पड़ेगा। तो बैक बॉन्डिंग के अंदर क्या सिखाया था बेटा जी आपको मैंने, कि एक साइड एलिमेंट होना चाहिए और साइड एलिमेंट पे लोन पेयर होना चाहिए। और जो है साइड एलिमेंट पर भी लोन पेयर हो सकता है और सेंट्रल एलिमेंट पर भी लोन पेयर हो सकता है, पर दोनों में से किसी एक के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तो कंडीशन सिंपल सी है कि ये जो बॉन्ड है दो एलिमेंट के बीच में, ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि बॉन्ड थोड़ा सा पोलर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए होने चाहिए और एक पे खाली जगह लेने के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हमारे जो साइड एटम है वो इलेक्ट्रॉन वापस से बैक डोनेशन करता है और एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे के खाली ऑर्बिटल में दान करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन आगे बढ़ेंगे। आ, ये याद आ गया ना बेटा सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सारे लोग आए थे आई थिंक, ये सही उन्नति यार। को छोड़ के। उन्नति नहीं आई थी, बस बाकी सारे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे। क्या तेरे को समझ में आ गया ना बेटा? याद आ गया? हाँ जी सर। ठीक है। तो BF3 के बाद बेटा, अब यही कहानी मैंने आपको बताई थी कि BCl3 में भी होती है और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है। वैसे ही बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल होता है जो इसको वापस से बैक डोनेट करके पाई बॉन्ड करेक्टर डेवलप करेगा। और वही कहानी सेम टू सेम आयोडीन के पास भी होती है। उन्नति बेटा तू वेट करिए उधर, 5-10 मिनट में नया टॉपिक होएगा स्टार्ट। ठीक है। तब तक आप ये बताओ मेरे को कि किस में बैक बॉन्डिंग सबसे बढ़िया होगी? तो सबसे बढ़िया BF3 में होगी। सबसे बढ़िया BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी। ये कहानी क्लियर है सभी को? ड्यू टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग बढ़िया कब होती है? जब साइज आपका सिमिलर होता है तब ओवरलैपिंग बढ़िया होती है, या साइज छोटा होता है तो ओवरलैपिंग बढ़िया होती उससे है। जो ठीक है। ऑर्बिटल्स के साइज ऑलमोस्ट सेम से होते हैं दोनों। ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो फ्लोरीन और बोरोन सेम पीरियड का है तो इनका साइज सेम है। क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आयोडीन का बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है बात समझ में, है ना? एक सेकेंड और दे दो बस। सिर्फ इस पे नहीं। ठीक है। चलो देखो, देन आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। देन आगे बढ़ रहे हैं। अपने पास बेटा इस तरीके से ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस करके कहानी आएगी। ठीक है। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस करके कहानी आएगी। ल्यूइस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होता एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ल्यूइस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेटा। ठीक है। इस पे हम काफी डिटेल में कहानी आगे करेंगे जरूर, पक्का। पर अभी के लिए आप लोग एक बात याद रख लो सभी लोग, कि अगर कभी आपसे पूछे कि कौन ल्यूइस एसिड अच्छा है, तो आप अपना दिमाग लगाना कि कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बढ़िया से कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन बढ़िया से एक्सेप्ट करेगा वो ल्यूइस एसिड अच्छा होगा। ठीक है। इसको मैं डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में जरूर समझाऊंगा। पर अभी के लिए दो टर्मिनोलॉजी, एक ल्यूइस एसिड और एक ल्यूइस बेस। ल्यूइस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बढ़िया से कर सकते हैं और ल्यूइस बेस वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि फॉर सपोज मैंने लिया BF3 किसी एक्स स्पीशी के साथ में, फिर मैंने लिया
BCl3 किसी एक्स स्पीशी के साथ में उस पे लोन पेयर थे बेसिकली, ठीक है। और मैंने लिया Br3 किसी एक्स स्पीशी के साथ में, उस पे अगेन क्या थे बच्चों, लोन पेयर थे। तो आपको ये बताना है इस BF3 में, आपको पता है बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल है, पता है कि नहीं पता है? तो मैं आपको बताऊं कि बोरोन के पास जो खाली ऑर्बिटल है उससे ये खाली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो BF3 इन शॉर्ट आपका ल्यूइस एसिड का काम कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर BF3 ये काम कर सकता है तो BCl3 भी करेगा और BBr3 भी करेगा और Bi3 भी करेगा। ये कहानी क्लियर हो गई सभी को, यस और नो? आपसे सवाल मेरा ये है, आपको ये बताना है कि इनमें से ल्यूइस एसिड सबसे बढ़िया कौन सा होगा, कौन सा बोरोन का सर ऑर्बिटल सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? तो BBr3 या BI3 इनमें से कुछ। BBr3 और Bi3 में से क्यों होगा, रीजन के साथ बताओ बेटा। सर लॉजिक के साथ बताओ कहानी। सर BF3 होगा शायद, क्योंकि वाई बेटा वाई? सर क्योंकि उस वो उनका साइज सेम है ना, मतलब एक जैसा है। साइज किसका किसका सेम है बेटा? इस एक्स का थोड़ी सेम है, ये तो कोई अनदर चीज है। इसका आपको पता भी नहीं है साइज क्या है, क्या नहीं बताओ। पता। सर जो BR का आइटम होता है सर उसमें 4p ऑर्बिटल वेकेंट होता है। सर जो ओवरलैप ओवरलैप होगा सर वो मतलब परफेक्ट ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि वो बड़ा ऑर्बिटल है, एक छोटा ऑर्बिटल हो जाएगा बी का। तो वो जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, एडियोस एसिड रहेगा। अच्छा ठीक है, BBr3 में। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। फिर सर BI3 भी इस हिसाब से हो जाएगा क्योंकि I3 का और साइज और बड़ा हो जाएगा। I3 का साइज और बड़ा हो जाएगा तो लुईस एसिड सबसे बढ़िया BI3 हो जाएगा। यस देखो सर। पहले मैं आंसर बता देता हूँ आप सभी को कि जो BI3 है आप लोगों का, ये BI3 ये बेस्ट लुईस एसिड होगा इनमें से। तो आप क्या समझ रहे हो कि ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा, ये बात समझ रहे हो सब लोग? कौन? BI3 इन कंपैरिजन टू ऑल दिस। ये क्वेश्चन आता है स्कूल के पेपर में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन, ये बात याद रखना। तो ये जो MDPS वाले हैं, MVN वाले हैं, इनके स्कूल के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो एक और बार बताना, NCERT में प्रदीप में भी मेंशन्ड है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखना। बताना क्यों। क्या कह रहे हैं बेटा? मैं रीजन सर अभी एक बता बार रहा हूँ। रीजन ये है बेटा कि आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर सपोज हम कंपेयर करते हैं BF3 और BI3, बीच वालों को तो कंपेयर ही मत करो, यहीं से समझ में आता है। आई ने भी इलेक्ट्रॉन पेयर बैक डोनेट करना है और F ने भी बैक डोनेट करना है। बैक डोनेट बताओ कौन बढ़िया करवा रहा है? भव्य बताएगा, भव्य बता, बैक डोनेट कौन बढ़िया करवा रहा है? सर F वाला। F वाला करवा रहा है बैक डोनेट। अगर बैक डोनेशन ही हो गई तो ये तो भर जाएगा। अरे बोलो यार, तो X माइनस से क्या लेगा? अगर बैक डोनेशन ही बढ़िया हो गई तो वो तो ऑर्बिटल फिल हो गया बोरोन का, जिसमें एक्सेप्ट करना था X माइनस से इलेक्ट्रॉन, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जिसमें बैक डोनेशन पुअर है वो वाला बेटर ल्यूइस एसिड हो जाएगा। और अगर आप कंपेयर करोगे ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ तो नीचे इस तरीके से ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन आया बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन आया, ये मैं एक जगह पे करवा चुका हूँ, ठीक है, एक रह गया था एक जगह पे। ट्राई मिथाइल अमीन इज पिरामिडल वेयर एज ट्राई सिलाइल अमीन इज प्लेनर, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं ट्राई मिथाइलमीन और ट्राई सिलाइलमीन क्या होता है। तो बच्चों जैसे ये मीथेन होता है, मीथेन में से जब एक एच निकल जाता है तो इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और वैसे ही सिलिकॉन जो कि कार्बन की ही ग्रुप में आता है, अगर इसमें से H प्लस एक H निकल जाएगा, H प्लस मत निकालो, एक H हटा दो, तो ये आपका सिलाइल बन जाए। तो ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं अमीन पे, तो ये कुछ ऐसा होता है। और ट्राई सिलाइल अमीन में SiH3 लगे होंगे 3। ठीक है, इसका अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है तो शेप बनाऊं अगर मैं, तो एक लोन पेयर होता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 उसने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो नाइट्रोजन के साथ एक ही बनाएगा, तो ये कुछ इस शेप का दिखेगा। और हाइब्रिडाइजेशन के नाम पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आप कह सकते हो क्या हो गई, sp3 हो गई, और sp3 का शेप क्या हो जाएगा, ट्रायागोनल पिरामिडल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, ये बताओ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। अब अगर मैं बात करूं ट्राइसिलाइलमीन की, तो ये भी ऐसा ही दिखेगा पहले तो। और दोस्तों अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 1s2 2s2 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s और 2p में ही होते हैं। तो मैं कहता हूं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में है तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगा, 4। 1 2 3 4, 4 ही तो बॉन्ड बना पाएगा, 4 से ज्यादा तो इसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 2s और 2p है। यस और नो। जबकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में 3s भी होता है 3p भी होता है, और आउटर कन्फिग्रेशन भी 3s2 3p2 कार्बन के जैसी होती है। पर जहां पे n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो आपने मेरे साथ सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें पता है जब n इज इक्वल टू 3 आएगा तो वहां पे 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। क्योंकि सिलिकॉन के केस में ये 3s और 3p पूरे पैक हो चुके हैं, पर मैं कह रहा हूं कि 3d वेकेंट है। तो आपको अब ये सोचना है कि बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। देखिए पहले केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्यों, इसके पास लोन पेयर तो है देने के लिए, पर इस पे लेने के लिए कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग का केस नहीं बनता है। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं आता है। जबकि दूसरे केस में बात करो तो सिलिकॉन का क्या वेकेंट है, सिलिकॉन का 3d वेकेंट है पूरा, तो उस 3d वेकेंट में ये एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर कम हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में आप पाई बॉन्ड काउंट करते नहीं हो, तो आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। और आप बता सकते हो अब ये प्लेनर हो चुका है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसको प्लेनर बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, पहले बताओ। तो बैक बॉन्डिंग कौन सी हुई है, इसके 2p ऑर्बिटल से कहाँ गया है, इसके 3d ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग भी बुलाएंगे इसको, क्या बुलाएंगे बेटा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ग्रीन वाला, पी पाई डी पाई। क्यों, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है और डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिलिकॉन के, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ऐसा और नो, बोलो। समीर क्लियर हुआ, वंश, यस सर। यस सर। अर्जुन, सर फिर जो है बाय ट्राइमेथाइल अमीन तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा ना। ट्राइमेथाइलमीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अगर ल्यूइस बेस अगर हम देखेंगे, वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है, ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस अभी आगे भी आने हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो हम वहां कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। बेटा ये समीर क्या कह रहा है कि देखो अगर
मैंने ये बोला था, आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस, ये आप पढ़ोगे वैसे आगे चल के चैप्टर में। पर ऐसा है कि ल्यूइस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और ल्यूइस बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। ठीक है। अब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो उतना बढ़िया ल्यूइस बेस हो जाएगा। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे पहले केस में, तो बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है, लोन पेयर फ्री है नाइट्रोजन के ऊपर। जबकि आप देखोगे सिलिकॉन वाले केस में वो तो आपका लोन पेयर जो है वो उसके खाली ऑर्बिटल में जा रहा है, बिजी हो रहा है। अरे बोलो फ्री टू डोनेट तो नहीं है ना, वो तो पाई बॉन्ड बना गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन आसानी से दे पाएगा, जहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही वो दे पाएगा, और वो बेटर ल्यूइस बेस हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपने ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ में किया था कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़िया से एक्सेप्ट कर पा रहा है वो उतना बढ़िया ल्यूइस एसिड है, वैसे ही आप ल्यूइस बेस में भी कर सकते हो, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना बढ़िया ल्यूइस बेस हो जाता है। क्या आपको कहानी क्लियर हो रही है, यस और नो, बोलो बच्चों। ठीक है। जैसे और देख लो, और केस देख लो, आप मुझे बताना। OCl2 में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन है मेरा। OCl2 में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है। सर हो जाएगी, ओ में वेकेंट ऑर्बिटल है ना। O में वेकेंट ऑर्बिटल है, वाह भाई क्या बात है। O का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, और 1s2 2s2 2p4 इसकी कन्फिग्रेशन होती है, और आउटर मोस्ट शेल 2s और 2p है। ठीक है। जिसमें 2s पूरा फिल हो रखा है, और 2p में भी 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। एक क्लोरीन इससे जुड़ेगा, एक क्लोरीन इससे जुड़ेगा, दो लोन पेयर ये रहे। तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है, और टोटल 8 इसने ले रखे हैं। तो वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल O के पास तो नहीं है। बताओ तो अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। होगी फिर, हाँ, तो नहीं होगी फिर। नहीं होगी फिर तो बताओ, बताओ आप लोग बताओ। तो जनता ऐसा है, देखो बैक सर बॉन्ड। हाँ, यस, बोल बोल तो बेटा एक बोल। नहीं सर, एक दोबारा क्वेश्चन बताना तो थोड़ा। क्वेश्चन ये है बेटा कि इस जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, इसमें बैक बॉन्डिंग का केस बनेगा या केस ही नहीं बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर OCl2 में तो बनेगा। OCl2 में कैसे बनेगा, वही पूछना चाह रहे हैं, या नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा। सर, डी ऑर्बिटल है सर उसके अंदर। इसमें डी ऑर्बिटल है। चलो देखो, मेरी बात सुनो, याद रखना ये बात। एक्चुअली नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखो वो मेरी बात क्यों सुनो। नहीं बनेगा, क्योंकि लोन, यस सर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो आउटर मोस्ट शेल 3s और 3p हो गया। जहां पे 3s आ रहा है, जहां पे 3p आ रहा है, वहां पे 3d भी तो होगा, भले ही 3d वेकेंट हो, है तो सही। अरे बोलो ये सर। अब क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसपे लोन पेयर होते हैं, वो दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन, और 3d ऑर्बिटल इसका वेकेंट होता है, वो ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट लोन पेयर ले रहा है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट खाली ऑर्बिटल ले रहा है। तो ये O का अब जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो Cl के खाली ऑर्बिटल में जाएगा,
और बैक बॉन्डिंग का केस ये बन जाएगा, तो OCl2 में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही? यही बात अगर OF2 की होती तो OF2 में बैक बॉन्डिंग का केस नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन पे 3D ऑर्बिटल नहीं है, 2s और तो 2p ये होता है। कैसे होगा, सही को दोबारा बताना, OCl2 में। बेटा सर हमें बस ये इसमें देखना है कि इसमें क्लोरीन के अंदर जो है वो खाली ऑर्बिटल बैठा है कि नहीं बैठा। सर ये ऑक्सी कैसे हाँ, बोलो बोलो। सर, इसमें कैसे आया वेकेंट ऑर्बिटल Cl में? मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन पे तो नहीं है, पहला तो पॉइंट ये क्लियर कर लो कि ऑक्सीजन पे तो खाली ऑर्बिटल नहीं है और लोन पेयर है। अब Cl पे लोन पेयर है और किसी तरीके से इस पे खाली ऑर्बिटल हमको मिल गया, तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन से। तो बेटा क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रही आपके सामने। वैलेंस शेल जब n इज इक्वल टू 3 होता है तो वहां पे बेटा 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। क्वांटम नंबर में आपने किए थे सब शेल कितने होंगे, n इज इक्वल टू 3 में सब शेल कितने होंगे, वहां पे आपने बोला था कि 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। और सर इसमें मतलब ये ग्राउंड स्टेट में होगा क्लोरीन जो होगा कि? ग्राउंड स्टेट में ही होगा क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की यहाँ पे कोई दुविधा नहीं है अभी। सर ठीक नहीं, है अगर सिंपल। एक्साइट कर देंगे, सही सर, अगर एक्साइट कर देंगे तो ऑर्बिटल तो फेल ही हो जाएगा ना एक बेटा तरह डी से। के 5 ऑर्बिटल है ना, क्या क्या कहाँ कहाँ एक्साइट करोगे। सर ठीक है, हाँ बोल सर बेटा। सर तो जो वो था BF3 उसमें भी तो फिर 1s2 2s2 2p बेटा तो टू b एन की इज होगी। इक्वल टू 2 में खाली 2s और 2p होता है। हाँ तो उसमें तो 2s और 2p दोनों फील्ड थे तो उसमें भी तो बेटा वेकेंट 2s था। और 2p तीन फील्ड थे, एक p खाली था उसमें। उसमें 2p का एक खाली था ना, हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी उसमें। तो सर s नहीं, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम एक ही सीरीज, मतलब ये तो ऑफ वो वाले को वॉयलेट कर रहा है। बेटा जैसे ऑफ आपने बो फिल पे कहाँ किया पे आ गए अब तुम। नहीं वो सॉरी होल्म्स रूल सर, जब हम इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हैं तो तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल में एक एक करके करेंगे ना, तो वो खाली कैसे बेटा बच जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में ही तो आपने पढ़ा था कि हम ऑर्बिटल को मिक्स करके उनकी एनर्जी सेम बना देते हैं। जब s और p के दो मिक्स होके तीन नए बन गए, तो फिर इन तीनों की एनर्जी तो सेम हो गई ना। हाँ और बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 ही फ्लोरीन के पास है, तो फ्लोरीन 1 2 3 जुड़ गया, एक 2p खाली रह गया फिर भी। अच्छा ओके सर। एक 2p तो फिर भी खाली है ना, मतलब सब कुछ होने के बाद भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखना है। और जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसके पास, जैसे क्लोरीन हो गया साइड एलिमेंट में आता है, उसके पास 3d खाली है। तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है अगर बीच में खाली ऑर्बिटल दिख जाए उसे तो, और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अगर बीच वाले पे लोन पेयर हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो। तो अगर एक एक ऑर्बिटल भी खाली होगा तो भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है? हाँ हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लोरीन ली ब्लॉक का ही अक्सर होता मतलब। क्या है कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट साइड पीरियड में फिर नहीं डालते हैं वो लोग, जब भी बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फिर वो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये कहानी आपको सेकंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर ही इस टाइप के क्वेश्चन ही इस टाइप के आएंगे, ऐसा नहीं डालेंगे वो कि जो जिसका आंसर ही ना बनता हो। ठीक है, तो क्लोरीन वैसे पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना? क्लोरीन पी ब्लॉक ग्रुप 17। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। देखो अब ऐसा है, नेक्स्ट टॉपिक डायपोल मूवमेंट का कर लेते हैं। ठीक है, डायपोल मूवमेंट क्या चीज होती है एक बार देख लो। इट इज ए मेजर ऑफ, लिख लो साथ साथ, इट इज ए मेजर ऑफ आयोनिक करेक्टर इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, इट इज ए मेजर ऑफ आयनिक करेक्टर इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक करेक्टर का मेजर होता है पोलर बॉन्ड में। तो यहाँ आपके पास दो चीजें हैं समझने के लिए कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयनिक करेक्टर क्या होता है। ठीक है, जिसमें से आयनिक करेक्टर आप
मेरे से थर्ड चैप्टर में समझ चुके हो, जब हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मोर देन 1.7 आ जाए अकॉर्डिंग टू पॉलिंग तो मॉलिक्यूल आपका आयनिक हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन जो है वो 1.7 हो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल कोवेलेंट हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर दो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो आयनिक हो जाता है, अगर दो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो वो कोवेलेंट हो जाता है। क्या आपको ये इतनी बात याद है, इतना फंडा याद है ना? तो अब ये जो ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, फॉर सपोज करो कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ए से, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, अगर ये कंडीशन ले ली तो बी पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता था और ए पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता था, और क्योंकि इसमें प्लस माइनस आ गए तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। अब कितना पोलर है भाई, ये बॉन्ड पोलर तो है, हम मान गए ये बॉन्ड पोलर है, पर कितना पोलर है ये, इसमें कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? कल को तो कोई मैं सी और डी एलिमेंट ले लूंगा, मैं कहूंगा कि ये भी पोलर है, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा पोलर ज्यादा है? अरे बोलो यस और नो। अगर ये दोनों ऊपर नीचे वाले बॉन्ड ए बी का बॉन्ड और सी डी का बॉन्ड दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एलिमेंट्स के बीच में है, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? तो इसके लिए इस पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करिए, और पोलैरिटी के मैग्नीट्यूड को ही आप डायपोल मोमेंट बुलाते हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट चार्ज सेपरेशन का मैग्नीट्यूड आपका डायपोल मोमेंट कहलाता है, ये वैल्यू आ जाएगी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो बॉन्ड कम पोलर होगा। मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये दे दिया गया, ठीक है? तो डायपोल क्या है, डायपोल लिख लो, अ डायपोल इज द टू चार्जेस separated by a certain distance। डिस्टेंस का भी रोल है इसके अंदर, ठीक है? डिस्टेंस का पूरा योगदान रहेगा इसमें, ठीक है? जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, लिख लिया ना ये दो पॉइंट लिखना है बस, ये ऊपर वाला पॉइंट और ये पॉइंट नीचे वाला, बाकी तो लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लिखे हैं पे दोनों, ठीक है? चलो देखो, कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, HCl, ठीक है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं लिखवा देता हूं, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना? क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। सबने पढ़ रखा है यार, ठीक है? अब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें क्या करना है आपने, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ हेड बनाना है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ टेल बनाना है। ये कैसे करोगे, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और क्लोरीन? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देख मैं मारूंगा कैमरे से निकल के तुम सबको। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी इनको? ओ हेलो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है क्लोरीन और हाइड्रोजन में से? सर क्लोरीन। हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो? क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा है क्लोरीन। हाइड्रोजन से। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ हेड आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ टेल आएगा। तो डायपोल मूवमेंट को शो करने के लिए इस एरो का सहारा लिया जाएगा, और ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
It is the product of magnitude of charge and charge separation. ठीक है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर ये प्लस और माइनस में दूरी ज्यादा बढ़ गई तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझो, डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, क्यू इंटू डी, प्रायोरिटी 1 क्यू को दी जाएगी और 2 डिस्टेंस को दी जाएगी। डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। अब Q इंटू डी, ठीक है, अब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। डायपोल मोमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल अभी नहीं डलवाऊंगा, अभी सिंपल जो स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आएगा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, पर उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेशन कैसी करनी है वो आपको ऊपर बता दिए। क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। अब अगर चार्ज ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट ऑफ म्यू, अब इसमें 2 यूनिट होती हैं। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कूलम मीटर होती है, आपके ज्यादा काम नहीं आएगी, टेंशन मत लेना। So, इसकी डिवाइड आती है, कॉमन यूनिट डिवाइड। हाँ, सीजीएस यूनिट की बात करूं तो मैं ईएसयू सेंटीमीटर होते हैं। ये दोनों यूनिट आपके बहुत ही कम काम आएंगी। ठीक है, अब पर होता क्या है कि एक यूनिट होती है डिबाई, वो डिबाई और ईएसयू में रिलेशन होता है ये 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। तो अगर मैं म्यू को डिबाई में डालना चाहूं, ठीक है, तो आप बस तो सीधा SI के ये साथ याद रख लेना कि डिबाई और ईएसयू का क्या रिलेशन है, और आप बस ये ध्यान रख लेना कि म्यू की XYZ जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे आज से क्या लगा होगा, डिबाई लगा होगा। डिबाई का क्या रिलेशन है इसके साथ, बस आप ये ध्यान रख लेना। So, SI के साथ एक बार बता दो उसका रिलेशन। सेंट कूलम मीटर का तो ये याद रख लो, आप सीधा वैल्यू याद रख लो, 1 डिबाई में 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। ये डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि डिबाई आएगा, अगर डिबाई से आपको कूलम मीटर में चेंज करना पड़ गया तो आप डायरेक्ट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ईएसयू सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ गया तो मैंने आपको बताई दी, आप बस ये दोनों और याद रख लो। बाकी की जनता कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि फॉर सपोज आपको म्यू डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई 1.1 आ गई फॉर सपोज, या 2.1 आ गई, तो 2.1 के पीछे जो यूनिट लगेगी वो डिबाई होगी। मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पर इन एनी केस 1% चांस है कि अगर उसने डिबाई ना देखे, आपकी कहानी डिबाई में आ रही है तो पूछ दूसरी यूनिट में रहा है, तो वो दूसरी यूनिट कुछ नहीं होंगी, या तो कूलम मीटर वाली होगी या ईएसयू सेंटीमीटर वाली होगी। आप बेफिक्र होके आगे बढ़ जाएं। आपको ये वैल्यू याद नहीं भी हो तो भी अभी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी इस पे नहीं है। ठीक है, जैसे ये लेस इंपॉर्टेंट बात हो गई थोड़ी सी, वैसे ही एक बात और है, उसका कंक्लूजन सिर्फ याद रखना है और कुछ लड़ाई नहीं करनी है उसके पीछे, सिर्फ ठीक है। चलो देखो, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या करें। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का अर्थ हो गया, जैसे हमने HCl लिया था वो डाई एटॉमिक था, उसमें 2 ही एटम थे, तो सीधा सीधा कहानी आ गई थी, मतलब कि यार इस साइड हेड बनेगा इस साइड टेल बनेगी, तो लॉजिक खत्म हो गया था।
पॉली एटॉमिक में क्या होगा कि एक साइड इस साइड हेड जा रहा है, एक साइड इस साइड हेड जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, मतलब अगर इस साइड से आए तो फिर बेटा वो थीटा पे कहानी आ जाती है, बॉन्ड एंगल की बात आ जाती है थोड़ी सी, और नेट रिजल्टेंट इसका यहाँ पे बनता है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए, या फिर ऐसा कह लो कि म्यू नेट निकालते कैसे हैं, म्यू नेट कुछ इस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा मैथ लगाएंगे बेटा इसमें। μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, ये μ1 और μ2 अगर है वेक्टर तो, एडिशन करते हैं ना। हाँ ये वेक्टर करते हुए आपने करा जरूर होगा, ठीक है बेटा। वेक्टर एडिशन के टाइम पे आपने इस कहानी से जरूर किया होगा। मैं अब आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ बड़ा ही प्यारा सा। हमारा तो काम केवल म्यू नेट से है, हमारे को तो और कुछ करना ही नहीं है, और हमें ना कभी निकालना भी नहीं होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बता इसकी वैल्यू क्या है, नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये आएगा ज्यादा कौन है और कम कौन है, समझ रहे हो। तो अगर बॉन्ड एंगल पे आप फंस गए और ज्यादा और कम आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप बस एक ही बात रख लेना याद, कि जितना ज्यादा थीटा कम होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट आपका ज्यादा होगा। बस ये बात से आपका ये क्लियर हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर ठीक है, फिर आप लगा के ये कंक्लूजन निकाल भी सकते हो, पर क्यों लगाना है इतना सब। थीटा बस कम ज्यादा देख लेना, और कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी मैं दिखा रहा हूँ, अभी घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। पर छोटी छोटी बातें हैं, सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, फिर सारे एक साथ ही लगवाऊंगा अब, ठीक है ना। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एक कहानी बता दी है। दूसरा, अब एक कहानी और सुन लो, कि जैसे फॉर सपोज ए और बी है, ठीक है। अब बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो इस पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार। अब फॉर सपोज यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की वजह से पोलैरिटी आ रही है। अब फॉर सपोज बी की जगह कोई और एलिमेंट आया इधर, वो बी से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो डेल्टा नेगेटिव का चार्ज और ज्यादा हो जाएगा और डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि मोटा मोटा क्या कहानी हो रही है हमारी, कि अगर मेरा ई एन डिफरेंस को मैंने डेल्टा ई एन लिख दिया, अगर मेरा ई एन डिफरेंस ज्यादा होगा तो मेरा डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है। अगर मेरा दो एटम के बीच की बात हो रही है, ये डाई एटॉमिक की बात हो रही है, यहाँ पॉली एटॉमिक नहीं लिखा है मैंने, पॉली एटॉमिक में सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्या बन रही है, ठीक है। और क्वेश्चन पॉली एटॉमिक पे आता है स्कूल के पेपर में, बता दूंगा कौन सा आएगा, देख लेना, वही ना आया तो बताना, फिर दो तीन बताऊंगा, मतलब उनमें से एक आएगा, ठीक है। ए और बी है, ए और बी में जितना ज्यादा बी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाएगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट का आंसर आता चला जाएगा। इसका सिंपल सा आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मेरे पास है एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। आप बताओ किस केस में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट केस में एच एफ वाले में, एच सी एल में, एच बी आर में, एच एफ में एच एफ में डायपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि H तो सब में कॉमन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम पे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा हो गया, और सबसे ज्यादा होने के बाद हमारे पास जो है वो इस तरीके से डिक्रीजिंग डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आ गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भव्य समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो बेटा यस और नो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ये बात कॉमन है, ये बात हर जगह अप्लाई होगी, पर जैसा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और चैप्टर भी केमिकल बॉन्डिंग है, तो इसी बात पे आती है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। अगर कार्बन सीएल का बॉन्ड आ गया, कार्बन सीएल का बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ, और कार्बन का बॉन्ड किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसका डायपोल मोमेंट 1.5 डी है, डी बाई, और इसका डायपोल मोमेंट 1.4 डी बाई। तो डायपोल मोमेंट जबकि हमारे हिसाब से ज्यादा किसका होना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो कार्बन फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग। तो क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कार्बन दोनों में कॉमन है। अरे बोलो,
पर यहाँ गेम कौन जीत गया? यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी चार्ज को देनी है, पर इस केस में प्रायोरिटी किसको मिल गई होगी? डिस्टेंस को मिल गई होगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो डायपोल मोमेंट डिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़े होने से ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है, ओवरलैपिंग के पुअर होने से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो डिस्टेंस के फैक्टर से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये एक्सेप्शन अराइज हुई होगी। क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो आपको याद रह जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या चल क्या रहा है ये सब? अरे बोलो यार। इन दिस केस बॉन्ड लेंथ इज द डोमिनेंट फैक्टर। टेंशन ना लें स्कूल के पेपर वालों, उसमें क्या आएगा ये पहले ही बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, बस आप सुनते चले जाओ, सारा कुछ पता होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl is greater than dipole moment of CH3F, ठीक है। इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए, इस तरीके से मेंशन आ सकता है डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl। लिखने का स्टाइल देखो कैसे पूछेगा, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F, किसका ज्यादा? CH3Cl का ज्यादा। क्यों भाई? एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? लेंथ का फैक्टर, बॉन्ड लेंथ का फैक्टर यहाँ डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे सारे कुछ कॉमन पॉइंट्स। अब बेटा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ फॉर स्कूल एग्जाम। ये सबके पेपर में मतलब यूं लगा लो कि 70% ऑफ द स्कूल, 80% ऑफ द स्कूल ये क्वेश्चन को डालते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, NH3 है और NF3 है। आपको ये बताना है डायपोल मोमेंट किस केस में ज्यादा होगा, NH3 में ज्यादा होगा या NF3 में ज्यादा होगा? आपको अब तक जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है, आप बताओ। और सर NH NH3 का ज्यादा लग रहा है NH3 का ज्यादा क्यों लग रहा है? सर, क्योंकि जो फ्लोरीन होगा वो फ्लोरीन है ना सर, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन तो जो है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं नहीं फ्लोरीन सर, से। जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है। तो सर तू रजिस्टर देख के मत बता, रुक जा जरा। नहीं सर, रजिस्टर में करवाया ही नहीं है। तो करवाया नहीं है ये अभी? ये करवाया ही नहीं सर। ये तो करवाता है हर कोई यार। चल कोई बात नहीं, देखो सुनो। तो मतलब कि सर जो एफ होंगे सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो सर नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो तो सर तो डायपोल मोमेंट तो ज्यादा होना चाहिए फिर। फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं तो सर, वो वो इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं सर, वो रिजल्टिंग वो जो रिजल्टिंग वो होंगे, क्या बोलते हैं, फोर्सेस होंगे, वो सर डिक्रीज कर देंगे ना डाइपोल को। तो रिजल्टिंग फोर्सेस डायपोल को डिक्रीज कर देंगे। चलो ठीक है, देखो भाई जनता, बाकी की जो कहानी है देखो, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है आप लोग के लिए, ठीक है। जो कॉमन बात निकलती है इसमें से वो ये निकलती है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो किस केस में ज्यादा होना चाहिए एक्सपेक्टेड? अब तक क्या आता है एक्सपेक्टेड, ये आता है। ये आप आपसे अगर एक्सपेक्टेड कोई पूछे तो एक्सपेक्टेड यही है, पर ये गलत है, ठीक है। अभी गलत क्यों है, इसमें पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के लिए बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से NF3 के अंदर भी यही केस बनेगा। अरे स्ट्रक्चर तो सब लोग बना लोगे ना अब? अरे बोलो यस और नो। यस। अब ना आपको बस ये ध्यान रखना है कि डायपोल का हेड है ये किस साइड जाएगा और टेल किस साइड जाएगी, ठीक है बच्चों। तो डायपोल का जो हेड है, अगर एटम के ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर की साइड पे ही जाएगा, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों केसेस में नाइट्रोजन और लोन पेयर में हेड किसकी साइड जाएगा?
हेड जाएगा लोन पेयर की साइड पे। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया। रीजन कोई पूछ ले तो रीजन ये है कि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। गॉट इट। अब बॉन्ड में डायपोल कैसे शो करना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? भव्य बता बेटा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वंश बताओ बेटा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन की साइड पे ये हेड जाएगा और इसकी साइड पे ये टेल जाएगी। ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी साइड पे हेड जाएगा और उल्टे वाले की साइड पे टेल जाएगी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी साइड पे हेड जाएगा और इसकी साइड पे टेल जाएगी। तो अब जो पिरामिड शेप था आप देख सकते हो, ये पिरामिड जो शेप था, ये पिरामिड, इस पिरामिड का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये रिजल्टेंट और ये जो ऊपर वाला ऑलरेडी था, ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कोई डाउट की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की साइड पे हेड बनेगा, हेड बनेगा, टेल बनेगी, हेड बनेगा, टेल बनेगी। ठीक है। और अब ये जो कहानी है बेटा, पिरामिड का रिजल्टेंट, पिरामिड का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? पिरामिड का रिजल्टेंट बनेगा नीचे की साइड और नाइट्रोजन का रिजल्टेंट बनेगा ऊपर की साइड। तो ये रिजल्टेंट अब आप देखो, क्या आपको ये लग नहीं रहा कि ये कैंसिल हो रहे हैं? यस और नो बोलो बेटा। ये उल्टे जा रहे हैं तो ये आपस में क्या हो रहे होंगे? कैंसिल। तो वेक्टर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा? कैंसिल। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर फिर भी ड्यू टू द structure of the molecule, due to the structure of the molecule, dipole moment of NH3 is greater than dipole moment of NF3। ठीक है। इसको नोट करना है एक बार। ये क्लास क्लास चलिए भाई, क्लास चलिए, क्लास चलिए, पहुंच गए ना? ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। बेटा जी, क्या आपको ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा? अब इसमें लिखना क्या है? इसमें ये दो फोटो बना लेनी है और ये बात लिख देनी है कि वेक्टर ऐड हो रहे हैं और ये बात लिख देनी है कि वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं, और आंसर अपना इस तरीके से लिख देना। 2 नंबर का आएगा ये, और फ्री के 2 नंबर है मेरे ख्याल, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है ये स्कूल के पेपर में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? बोलो बेटा, यस और नो। यस सर, तो ये फंडा क्लियर है? ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, या 5 मिनट और सुन लो कहानी। देखो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिर काफी सारे मॉलिक्यूल बना के बताने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, आगे की कहानी अपन लोग क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप एक काम करना, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख के जरूर रख लेना, बैक बॉन्डिंग की कहानी भी ध्यान रख लेना। ठीक है। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? डायपोल मोमेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपको क्लास में बनवाता हूँ। ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं बाकी। थैंक यू सर।